मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MA उत्तरार्ध, प्रथम प्रश्न पत्र गद्य साहित्य। गोदान। गोदान के कथ्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि गोदान में आदर्श और यथार्थ की क्या स्थिति है। गोदान को एक आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास माना गया है। इस उपन्यास का केंद्रीय विषय है जमींदारों, महाजनों और सरकारी अमलों के शोषण के फलस्वरूप दयनीय जिंदगी जीने वाले भारतीय किसान, जिसका प्रतिनिधि होरी और उसका परिवार है, उसका चित्रण करना। इस उपन्यास में कथाकार ने बेलारी के समस्त गरीब किसानों का जमींदार, महाजन और पुलिस के शोषण की चक्की में पिसता दिखाया है। फसल हो या न हो, जमींदार लगान वसूलेगा ही। पुरोहित भी धर्म, ईश्वर, परलोक का भय दिखाकर किसानों को लूटता है। प्रेमचंद ने यथार्थ के आंतरिक स्वरूप को भी पहचाना है और स्पष्ट किया है कि जब तक विदेशी साम्राज्यवाद के सहायक जमींदार, महाजन और प्रशासन तंत्र का अंत नहीं होता, तब तक समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता। किसानों के धार्मिक विश्वास और परंपराएं ही इस शोषण के कारण है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने राय साहब के चरित्र के माध्यम से जमींदारों और जागीरदारों के चारित्रिक अंतर्विरोधों को उजागर किया है। सामंतों के नैतिक और चारित्रिक पतन, उनकी दयनीय स्थिति और समाप्ति के संकेत भी प्रेमचंद ने दिए हैं। मेहता, मालती, खन्ना, गोविंदी और तनखा के माध्यम से प्रेमचंद ने शहरी जीवन का यथार्थ चित्र खींचा है। इसमें नव पूंजीवाद की झलक है। प्रेमचंद ने बताया है कि मरते हुए सामंतवाद के रस को चूस कर ही पूंजीवाद पनप रहा है। राय साहब किसानों का शोषण करते हैं तो पूंजीपति राय साहब का। किंतु प्रेमचंद के आदर्शवाद ने भी पीछा यहाँ नहीं छोड़ा। उनके नारी प्रेम, विवाह आदि से संबंधित विचार आदर्शवादी है। मालती के रूप में आधुनिक नारी जो जीवन जी रही थी, प्रेमचंद उससे प्रसन्न नहीं थे। उनकी दृष्टि में नारी देवी, श्रद्धा, त्याग का जीवंत विग्रह है। उन्होंने लिखा है, वोट नए युग का मायाजाल है, उसमें पढ़कर स्त्रियां न इधर की रहेंगी न उधर की। उनका क्षेत्र घर के भीतर है। यह नारी दृष्टि अवैज्ञानिक, रोमानी और आदर्शवादी है। मालती के चरित्र में परिवर्तन करवाने के लिए वे प्रोफेसर मेहता से प्रेम करवाते हैं। मालती रातों रात बदल जाती है, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं। प्रेम के संबंध में वे मानते हैं कि प्रेम एक पवित्र और अलौकिक पदार्थ है। जब मेहता यह कहते हैं कि प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है, उसकी प्रतिक्रिया में मालती मेहता के साथ विवाह न करने का फैसला कर लेती है। विवाह के संबंध में मालती कहती है, मैंने ये तय किया है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। इसीलिए मेहता और मालती अविवाहित रूप में साथ रहने का निर्णय करते हैं। यह गांधीवादी आदर्श का प्रभाव है। गौबर एक यथार्थवादी पात्र है, किंतु प्रेमचंद ने उसका भी आदर्शवादी चारित्रिक परिवर्तन करवाया है। मजदूरों की हड़ताल में शामिल होने के बाद वह इस कार्य के लिए प्रायश्चित करता है। इस प्रकार गोदान न मात्र आदर्शवादी है और न मात्र यथार्थवादी, अपितु इस उपन्यास को आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास कहना संगत होगा। गोदान के शिल्पगत वैशिष्ट्य पर भी प्रश्न पूछा जाता है। गोदान के शिल्प में कुछ विशिष्टताएं हैं और वे विशिष्टताएं इस प्रकार हैं। गोदान की कथा में दो कथाएं एक साथ चलती है, एक नगर की है और दूसरी गांव की।
इन दोनों कथाओं को प्रेमचंद ने एक ही उपन्यास में नियोजित किया है, तो उसका क्या औचित्य है, ग्राम और नगरीय कथा का औचित्य क्या है, इसको लेकर अपने विचार व्यक्त हैं। गोदान की केंद्रीय कथा है ग्राम की, होरी की कथा केंद्रीय कथा है, किंतु उसके साथ एक नगर कथा मेहता, मालती, खन्ना, गोविंदी की भी रखती है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने प्रश्न उठाया कि नागरीय और ग्रामीण पात्र एक बड़े मकान के दो खंडों में रहने वाले दो परिवारों के समान है, जिनका एक दूसरे के जीवन क्रम में बहुत कम संपर्क है, अर्थात कथानक में ऐक्य या अन्विति का अभाव सर्वत्र अखड़ता है। प्रश्न उठता है कि ग्रामीणतर कथा को प्रेमचंद ने क्यों नथी कर दिया। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि अपने विचारों और आदर्शों को प्रस्तुत करने के लिए प्रेमचंद ने प्रबुद्ध वर्ग के पात्रों की आवश्यकता महसूस की होगी। ऐसा उन्होंने किया भी है, किंतु केंद्रीय विषय से हटकर एक सर्वथा असंबद्ध विषय पर जो उनका पूर्वग्रह है विचार करने लगते हैं तो कथा संसार कृत्रिम हो उठता है। मेहता, मालती, खन्ना, गोविंदी की कथा के माध्यम से विशेष नारी आदर्श का प्रतिपादन इस दोष का शिकार हुआ है। इस कथा का दूसरा उद्देश्य कदाचित यह है कि प्रेमचंद ग्राम जीवन के सामने आमने सामने नगर जीवन की झांकी प्रस्तुत करना चाहते थे, किंतु नगर जीवन के चरित्रों में वह गहराई और जीवंतता नहीं है जो गांव जीवन के चित्रण में है। फिर भी वे तत्कालीन नागरिक समाज की एक झांकी तो प्रस्तुत कर ही देते हैं। ग्रामेतर कथा के पात्र उच्च मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। राय साहब और खन्ना उच्च वर्ग में है, मेहता, मालती उच्च मध्य वर्ग के सदस्य हैं, पंडित ओंकारनाथ निम्न मध्य वर्ग के, गौबर व अन्य मजदूर निम्न वर्ग के सदस्य हैं। प्रेमचंद इस कथा के द्वारा यह भी दिखाना चाहते हैं कि सामंतवाद अपने अंतर विरोधों के कारण दिनों दिन जर्जर हो रहा था, जबकि पूंजीवाद उसी की जीवन शक्ति चूस कर पनप रहा था। जमींदार केवल किसानों का शोषण करता है, जबकि पूंजीपति और दलाल जमींदारों, किसानों, मजदूरों सभी का शोषण करते हैं। मेहता, मालती, मिर्जा जैसे उच्च मध्यवर्गीय पात्र परजीवी हैं, जिन्होंने सामंतवादी और पूंजीवादी सभ्यता अपनी सुविधा के लिए पाल कर रखती है। पंडित ओंकारनाथ पत्रकार है, वह भी खरीदा हुआ पात्र है। यह सभी उच्च और मध्यवर्गीय पात्र अंतर्विरोधों के शिकार हैं। यह अंतर्विरोध सामंती और पूंजीवादी और व्यवस्था का अंतर्विरोध है। न इन पात्रों के विचारों में कोई संगति है और न कार्य व्यापारों की। उनके सिद्धांत और व्यवहार एक नहीं है। ये नगर जीवन की विशेषताओं को प्रतिबिंबित या संकेतित करते हैं। इनके पारस्परिक संबंधों में हार्दिकता कम और औपचारिकता ज़्यादा है। ये पूंजीवादी पात्र अपने आर्थिक लाभ के लिए किसी भी नैतिक मूल्य की परवाह नहीं करते। खन्ना और तंखा जैसे लोग तो शोषण तो करते ही हैं, गोबर जैसा मजदूर भी एक स्तर पर अपने सहयोगियों और महाजनों का शोषण करता है। वह एक आना प्रति रुपये के ब्याज से अपने गरीब पड़ोसियों को कर्ज देता है, जो बहुत ऊंची ब्याज दर है। इस व्यवस्था में नारी अपने रूप और यौवन का सौदा करती है। पत्रकार और बुद्धिजीवी अपनी सुख सुविधा के लिए जनता को धोखा देते हैं। ओंकारनाथ ऐसे ही चरित्र हैं। इस प्रकार यह कथा नगर जीवन और पूंजीवादी विशेषताओं को प्रतिबिंबित करती है, किंतु प्रेमचंद को नगर कथा के अंकन में सफलता नहीं मिली। इसका कारण प्रथम तो यह है कि प्रेमचंद को नगर जीवन का गहरा बोध नहीं है। पूंजीपति, तालुकेदार, डॉक्टर, दलाल आदि वर्गों से उनका गहरा ताल्लुकात कभी नहीं रहा। दूसरी कमजोरी है अपने आदर्शों के प्रतिपादन के लिए उसका प्रयोग
नारी चरित्र, प्रेम और देश सेवा के संबंध में प्रेमचंद के अपने पूर्वाग्रह या आदर्श हैं, जिनको चित्रित करने के लिए वे नगर पात्रों का सहारा लेते हैं। इससे पात्रों का निजी अस्तित्व मर सा गया है। यह कथा एक उपदेश कथा सी बन गई है। इस कथा में कई प्रसंग ऐसे हैं जिनका कलागत औचित्य नगण्य है। राय साहब के धनुष यज्ञ समारोह में मेहता द्वारा पठान का वेश धारण करना और तमाशा करना, मालती द्वारा ओंकार नाथ को शराब पिलाना, बूढ़ों का कबड्डी मैच, ये सारे प्रसंग निरर्थक ही आते हैं। खन्ना की पत्नी प्रारंभ में कामिनी है और बाद में गोविंदी बन जाती है। इस प्रकार ये कथा दोष पूर्ण हो गई है। एक और धातव्य है बात कि इन दोनों कथाओं को जोड़ने वाले पात्र जो है वो दो हैं, राय साहब और गौबर। राय साहब सामंतवाद के प्रतीक हैं। पूंजीवाद सामंतवाद पे पनपता है। पूंजीवाद के कारण ग्रामीण किसान मजदूर बन जाता है। गोबर शहरों की विशेषता है। इस प्रकार गोदान में ग्रामीण और शहरी दो कथाओं के नियोजन का औचित्य यही रहता है कि प्रेमचंद इनके माध्यम से, शहरी कथा के माध्यम से पूरे भारतीय जनजीवन का चित्र प्रस्तुत करना चाहते थे। गोदान के संबंध में होरी का चरित्र चित्र मुख्यतया उभरता है। होरी के संबंध में ये प्रश्न पूछा जाता है कि वह टाइप पात्र है, इसको स्पष्ट करें। टाइप का अर्थ है प्रतिनिधि पात्र। होरी किसान वर्ग का प्रतिनिधि टाइप पात्र है। उसकी गाय प्राप्त करने की आकांक्षा एक साधारण किसान की आकांक्षा है। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए वह आजीवन संघर्ष करता है, खुशामद करता है, छल प्रपंच का सहारा लेता है, मजदूरी करता है और अंततः मर जाता है। उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भारतीय किसान की सी ही है। वह लीक पर चलने वाला साधारण कृषक है, उसमें विद्रोह की शक्ति नहीं। उसके अंदर की आग बिल्कुल बुझ चुकी है। उसकी विचारधारा में कर्मफलवाद और जन्मांतरवाद की जड़ें हैं, जिसके अनुसार वह अपने सुख दुख और गरीबी को पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम मानता है। किसान की भांति वह भी सम्मिलित परिवार का पक्षधर है। ऐसे परिवारों में भाई का स्थान पत्नी से ऊंचा होता है। हीरा द्वारा गाय को जहर देने पर भी वह उसका बुरा नहीं सोचता। होरी को बिरादरी और पंचायत का भी भय है। पुत्र स्नेह और सहज मानवीयतावश वह गर्भवती जुनिया को शरण देता है और पंचों के समझाने, डराने, धमकाने पर भी उसे घर से नहीं निकालता। पर वह पंचायत द्वारा दिए गए दंड को भी अस्वीकार नहीं करता। धर्म के प्रति उसकी गहरी आस्था है। धर्म के नाम पर वह कोई भी अत्याचार सह लेता है। उसमें मिथ्या मर्यादा भावना भी है। दरोगा, पटवारी, साहूकार सब उसका अपमान करते हैं, झिड़कते हैं, फिर भी वह अपने को मर्याद वाला आदमी समझता है। मर्यादा के कारण ही वह अपनी ज़मीन नहीं बेचता, क्योंकि किसान की मर्यादा खेती से ही है, मजदूरी से नहीं। किसानों के सदृश उसके स्वभाव में दब्बूपन भी है। कारकुन द्वारा खेत जोतने पर रोक लगा देना उसकी दृष्टि में जुल्म है, किंतु विद्रोह की बात तो दूर, उसकी फरियाद तक राय साहब से वह नहीं करता। वह एक कर्तव्य परायण पति है, स्नेही ससुर है और पिता के रूप में भी वह एक आदर्श पिता के रूप में सामने आता है। माधुर्य उसके चरित्र में कूट कूट कर भरा है। निर्धन, अभावग्रस्त और कष्ट जर्जर होने पर भी उसमें सहज विनोदशीलता भी है। त्याग और शौर्य के गुण भी उसमें हैं। वह पर्याप्त व्यवहार कुशल और दक्ष व्यक्ति है। व्यवहार कुशलता से ही दुनिया की बाग संभाले है। राय साहब से मेलजोल बनाए रखता है
उसमें वे समस्त चारित्रिक दुर्बलताएं भी है जो एक निर्धन किसान में होती है। गाय लेने के लिए वह भोला से झूठ नहीं बोलता, छल भी करता है। धनिया को खुश करने के लिए कई बार मिथ्या भाषण करता है। पुलिस द्वारा धमकाने पर गौबर के सिर पर हाथ रखकर झूठी कसम खा जाता है, लेकिन इन सब कार्यों से वह पाठक की सहानुभूति नहीं खोता। उसकी असूचिता भी पवित्र है। इस प्रकार गोदान का नायक होरी एक वर्ग चरित्र है, वह किसान वर्ग का प्रतिनिधि है।